है ना। तो 10th चैप्टर का ये टॉपिक है। टॉरिसेलीज थ्योरम। टॉरिसेलीज थ्योरम, टॉरिसेली ने क्या बताया था देखते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं और एक्चुअल में टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉरिसेली थ्योरम क्या है। ये टॉरिसेली बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आपको लर्न हो गई होगी, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन को यूज लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर फ्लूइड फ्लो कहीं स्लो है ना, जैसे कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब है या हॉरिजॉन्टल ट्यूब नहीं लेकर आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स v1 स्पीड से मोशन कर रहे हैं और उसके आगे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो v2 स्पीड से मोशन कर रहे हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है v2 इज ग्रेटर देन v1। हाइट सेम है, हाइट सेम है दोनों प्लेस की। इस प्लेस पर यहाँ पर v1 स्पीड से गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं और यहाँ पर v2 से, v2 ज्यादा है v1 से, हाइट सेम है। बताइए यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? P2। दोनों सेम होंगे, हाइट सेम है, दोनों के ऊपर एटमॉस्फेयर भी सेम है। तो ये कंडीशन होगी भाई, क्यों होगी? तो ध्यान दें, बर्नौली ने क्या कहा था, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम, कांस्टेंट। तो बिकॉज हाइट सेम है, हाइट सेम है तो कौन सी टर्म सेम हो जाएगी? इस प्लेस की और इस प्लेस की। यूनिट वॉल्यूम के लिए पोटेंशियल एनर्जी सेम, हाइट सेम है ना, ओके, पोटेंशियल एनर्जी सेम। अब बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो बिकॉज V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा है तो कौन सी टर्म ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वैसे वैसे कौन कम हो जाएगा? P, क्योंकि सम कितना आना चाहिए? सेम, कांस्टेंट। और इस प्लेस की बात करें तो यहाँ पर V गैस की स्पीड, मॉलिक्यूल्स की स्पीड कंपैरेटिवली कम है, तो ये वाली टर्म मैग्नीट्यूड में कम होगी, बिकॉज सम ऑलवेज सेम होता है। तो सम सेम कब होगा? जब ये कम है तो ये ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा हो। तो बर्नौली के अकॉर्डिंग अगर कहीं फ्लूइड फास्ट फ्लो कर रहा है, फ्लूइड मतलब आइदर लिक्विड और गैस, अगर फ्लूइड फास्ट फ्लो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। और अगर कहीं फ्लूइड की स्पीड बिल्कुल कम है तो वहां कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें, जैसे है ना, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर है ट्रैक, समझ रहे हैं, यहाँ पर पैसेंजर्स चलते हैं और यहाँ पर है ट्रैक। जब कोई आइदर पैसेंजर गाड़ी और गुड्स व्हीकल, मालगाड़ी, अगर यहाँ से बहुत हाई स्पीड से निकल रही है तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। ट्रेन जब निकलती है तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स शेक हो जाते हैं, तो यहाँ पर जब गैस के मॉलिक्यूल शेक हो जाते हैं तो यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। और प्लेटफॉर्म के यहाँ कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी कम है गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ हाई प्रेशर होता है। अगर कोई पर्सन जस्ट यहाँ खड़ा है प्लेटफॉर्म के यहाँ और ट्रेन निकल रही है, तो बिकॉज यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी, डेल्टा पी की डायरेक्शन क्या होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो बिकॉज किसी पर्सन का कुछ तो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इनटू प्रेशर क्या होता है? फोर्स। तो जो प्रेशर डिफरेंस की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पर्सन पर एक फोर्स लगने लगता है और उसको ऐसा लगता है जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं, खड़ा खड़ा आदमी थोड़ा उधर की तरफ जाने लग जाता है।
समझ रहे हैं? रीजन प्रेशर डिफरेंस। जब ट्रेन निकलती है तो वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स शेक करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो लो प्रेशर जनरेट हो जाता है इस रीजन में। और यहाँ पर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है और गैस के मॉलिक्यूल्स कहां से कहां जाएंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो पर्सन को भी लेकर चले जाएंगे। समझ रहे हैं? एक और इसका एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे है ना, आपने अगर देखा हो तो लाइक कोई फाउंटेन है ना, ये पाइप है और इस पाइप में बहुत हाई स्पीड से पंप जो होता है ना, इलेक्ट्रिक पंप, पंप से बहुत ज्यादा प्रेशर से वाटर को यहाँ पहुंचाया जा रहा है और वाटर बहुत ही फाइन होल से, यहाँ बहुत ही फाइन होल से वाटर बाहर निकल रहा है। एक फाइन होल है, फाइन होल से वाटर बाहर निकल रहा है, किस फॉर्म में? फाउंटेन की फॉर्म में, फाउंटेन की फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूँ बहुत हाई स्पीड से वाटर बाहर निकल रहा है। जब हमने पंप को ऑन नहीं किया था तब इस फाउंटेन के ऊपर क्या थे? गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स। जैसे ही पंप को ऑन किया वाटर बाहर निकलने लग गया जेट की तरह, तो वाटर ने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स को तो हटा दिया यहाँ से, और वाटर के खुद के मॉलिक्यूल्स बहुत हाई स्पीड से मोशन कर रहे हैं यहाँ पर। जब गैस के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत हाई स्पीड से मोशन कर रहे हैं, तो इस एरिया में क्या जनरेट हो जाता है? लो प्रेशर। लो प्रेशर यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है? लो प्रेशर। और यहाँ की बात करें जहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो कंपैरेटिवली लो स्पीड से मोशन कर रहे हैं, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? नॉर्मल प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और बिकॉज यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से मोशन कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आप किसी लाइट वेट की बॉल को, जो येलो कलर की बॉल होती है ना, स्माइली वाली, बहुत लाइट वेट की कोई बॉल है, उसको यहाँ पर आप रख दें तो वो बॉल इस फाउंटेन के ऊपर इधर उधर डांस करती रहेगी, ना वो बॉल इधर आएगी ना वो इधर आएगी। रीजन है यहाँ पर लो प्रेशर है, बिकॉज हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर लो प्रेशर है, और इसके राइट और लेफ्ट में गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो कम है, प्रेशर ज्यादा है। चारों तरफ, फाउंटेन के चारों तरफ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर प्रेशर ज्यादा है बिकॉज ऑफ लो काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर प्रेशर कम है बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये लाइट वेट की बॉल अगर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जाती भी है तो प्रेशर वापस उसको कहाँ पहुंचा देता है? लो प्रेशर वाले एरिया में, वो डांसी करती रहती है फाउंटेन के ऊपर। लाइट वेट की होनी चाहिए बस। तो प्लेटफॉर्म का भी एग्जाम्पल है। और अब एरोप्लेन की बात कर लेते हैं। अगर एरोप्लेन, एक दिन कह रहा था ना एरोप्लेन की बात को समझ पाएंगे अगर बर्नौली प्रिंसिपल हो गया तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं बड़े बड़े, बहुत ज्यादा एरिया होता है विंग्स का, वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि बहुत बड़े हैवी स्ट्रक्चर को, वेट को, हैवी स्ट्रक्चर के वेट को बैलेंस किया जा सके। तो बात को समझते हैं। विंग्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो मैं किसी है ना टूल से बात को समझाता हूँ। जैसे स्केल का एरिया दिख रहा है आपको, मान लेते हैं ये विंग का एक सरफेस है, एक सरफेस, इसको ऐसे दिखा देता हूं मैं। अब विंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ रहे हैं? इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये कैसा होता है वो समझ लीजिए। तो ये तो है विंग जिसका एरिया आपको दिख रहा है, सरफेस एरिया है, और इसको जब कट करें तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखेगा, वो कैसा होता है वो देखिए। तो विंग का एरिया कुछ इस तरह से होता है, जिससे जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं। तो जब ये स्केल इस तरह से मोशन करेगी, भाई स्केल मतलब विंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका विंग भी इधर ही जा रहा है। ऊपर वाला सरफेस एरिया और नीचे वाला सरफेस एरिया डिफरेंस होता है। ऊपर वाला सरफेस एरिया ज्यादा होता है यहाँ से यहाँ तक, और नीचे वाला सरफेस एरिया कम है। ध्यान दें, है ना, इसके डिजाइन में कुछ ऐसा है। तो जब ये प्लेन आगे जा रहा है तो उसके विंग्स भी आगे जा रहे हैं। ऊपर वाला सरफेस एरिया ज्यादा है, नीचे वाला सरफेस एरिया कम है। ऊपर वाला सरफेस एरिया ज्यादा है, नीचे वाला कम है। तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। ये जो छोटा सा एज दिख रहा है, पतला सा क्रॉस सेक्शन, ये तो बहुत थिन है, बट एरोप्लेन के विंग्स इतने थिन नहीं होते हैं ना। तो ये इसकी थिकनेस है। ये थिकनेस हाइट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। अगर एरोप्लेन यहाँ से लेट 2 किलोमीटर हाइट पर उड़ रहा है तो 2 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है, और विंग्स की जो हाइट है वो तो नेग्लिजिबल है 2 किलोमीटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए हम कह देते हैं रो जी एच ऑलमोस्ट सेम है। रीजन, हाइट का डिफरेंस तो नेग्लिजिबल है ना,
एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हाइट पर। तो ये ρgh ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये थिकनेस तो बहुत बहुत कम होती है इसलिए। तो ρgh वाली टर्म को मैंने हटा दिया। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के लिए ρgh सेम है। किन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ? एयर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। तो जितने टाइम में गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर वाला सरफेस एरिया कवर करेंगे, उतने ही टाइम में नीचे वाले गैस के मॉलिक्यूल्स भी ये सरफेस एरिया कवर कर लेंगे। भाई अगर एरोप्लेन आगे जा रहा है तो ऊपर वाले गैस के मॉलिक्यूल्स और नीचे वाले गैस के मॉलिक्यूल्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं। सरफेस कौन सा? तो यहाँ वाला सरफेस है ज्यादा एरिया ज्यादा लेंथ, और नीचे वाला सरफेस है कम एरिया कम लेंथ। तो सेम टाइम में ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो स्पीड कैसी हो जाएगी? हाई स्पीड। उतने ही टाइम में नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली कम लेंथ कवर करेंगे, तो यहाँ पर स्पीड कैसी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की? कंपैरेटिवली लो। अब आपको पता है अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और यहाँ पर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर ज्यादा कहाँ है? नीचे ज्यादा प्रेशर है। तो पहले रनवे पर एरोप्लेन को बहुत बहुत दौड़ाया जाता है, स्पीड बहुत अच्छी खासी हो जाती है। जब प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो विंग्स के ऊपर और विंग्स के नीचे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें प्रेशर डिफरेंस सेट हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस, तो विंग्स की डिजाइन कुछ इस तरह से होती है कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स फास्ट स्पीड से फ्रिक्शन करते हुए निकलते हैं, और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली कम फ्रिक्शन करते हैं, कम एरिया से उनको फ्रिक्शन करना पड़ता है। मॉलिक्यूल्स की स्पीड यहाँ कम होती है, विंग्स के ऊपर ज्यादा होती है। और आपको पता है जहां मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर लो प्रेशर हो जाएगा, जहां स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी वहां कंपैरेटिवली प्रेशर ज्यादा होगा। तो लेट ये ऊपर प्रेशर है ये नीचे प्रेशर है, कौन सा प्रेशर ज्यादा है? P2 ज्यादा है। तो P2 माइनस P1 क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, और ये प्रेशर डिफरेंस किस तरफ होता है? हाई टू लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। प्रेशर डिफरेंस की डायरेक्शन ऑलवेज होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब विंग का नीचे वाले एरिया का कुछ भी वैल्यू है, लेट ए कैपिटल ए एरिया है विंग के एरिया की, है ना? ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, तो इसका एरिया है। तो एरिया इनटू प्रेशर डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स। सब जानते हैं एरिया इनटू प्रेशर क्या होता है? फोर्स। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड। डेल्टा पी किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स किसको बैलेंस करता है? वेट को। और आपको भी पता है प्लेन में दो विंग होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। दोनों ही विंग्स अपवर्ड इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये किसको बैलेंस करता है? प्लेन के वेट को। हमें पता है विंग्स के नीचे दो जेट लगे होते हैं, वो जेट क्या करते हैं? पीछे की तरफ एयर को पुश करते हैं, और विंग प्लेन आगे जाता है ना? वो जेट एयर को पीछे की तरफ पुश करते हैं और रिएक्शन वाइज प्लेन आगे जाता है। तो हॉरिजॉन्टल वाली कहानी तो आपको समझ में आ जाती है कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट वेट को कौन बैलेंस करता है? तो वेट को बैलेंस करने की कहानी आपको समझ में आती है विंग के डिजाइन से। ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली हाई स्पीड से मोशन करके निकलते हैं, और यहाँ कंपैरेटिवली कम स्पीड से मोशन करके निकलते हैं। बिकॉज ऑफ स्पीड डिफरेंस देयर इज प्रेशर डिफरेंस जनरेट्स प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस क्या अप्लाई करता है? फोर्स। और फोर्स ऑलवेज कहाँ होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये कब होता है? जब रनवे पर प्लेन को एक बहुत ना डिजायर्ड स्पीड तक चला दिया जाता है, प्रेशर डिफरेंस सेट हो जाता है, फोर्स वेट को बैलेंस ही कर लेता है, देन एक जर्क से उसको ऊपर की तरफ टेक ऑफ कर दिया जाता है। तो दिस इज दी प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, है या नहीं है? तो इस टर्म का ज्यादा रोल नहीं होता है, इन दोनों टर्म्स का ज्यादा रोल होता है। इन दोनों का सम सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। ऑलवेज सम क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। चलिए, तो बर्नौली के कुछ एप्लीकेशन आपको बताए। एज सच आपके एग्जाम में तो नहीं आते, बट अगर किसी ने बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ा है, फॉर्मूला देखा है, तो उनको ये एप्लीकेशन जरूर समझने चाहिए, देखनी चाहिए। ओके, तो हेडिंग जो लिखा हुआ है टॉरिसेलीज थ्योरम, ये भी क्या है? बर्नौली का ही एप्लीकेशन है। आप देखेंगे कैसे।
तो राइट साइड में मैं एक डायग्राम बना देता हूं, लेफ्ट साइड में इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। ये क्या है भाई? होल है ना भाई साहब, अभी लिक्विड तो भरा ही नहीं है इसमें। हाँ, तो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई रो डेंसिटी का लिक्विड फिल किया हुआ है। इस बार मैं लिक्विड ही कह रहा हूं, है ना। तो रो डेंसिटी का कोई लिक्विड यहाँ फिल किया हुआ है और इस होल से वो लिक्विड बाहर आता है, देन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो अलग बात है। तो जब वो बाहर आता है, लेट वो v स्पीड से बाहर आता है, आउटवर्ड स्पीड। v स्पीड से आउटवर्ड मोशन करता है, ग्रेविटी बाद में उसका पाथ चेंज कर देती है। तो ये क्या है? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से होल का डेप्थ कितना है, तो वो भी आप देख लें। h डेप्थ पर होल है। डेप्थ कहां से मेजर कर रहे हैं? लिक्विड के फ्री सरफेस से। लिक्विड के फ्री सरफेस से होल का डेप्थ मेजर कर रहे हैं। आपको एक बात तो बता दी थी, होल ज्यादा डेप्थ पर होगा तो फ्लूइड ज्यादा स्पीड से हॉरिजॉन्टल बाहर निकलेगा, और अगर होल थोड़ा सा कम डेप्थ पर होगा, ऊपर ही कहीं है, तो फ्लूइड कम स्पीड से बाहर निकलेगा। तो हमें इस v के बारे में पता लगाना है कि v कितना होगा। लेट फ्लूइड की डेंसिटी है कुछ रो, ठीक है। मुझे आप इतना सा बता दो, अगर किसी पार्टिकल को लेट यहां से m मास के पार्टिकल को मैंने यहां से ड्रॉप किया मतलब छोड़ा, मतलब इनिशियल स्पीड 0, यहां से पार्टिकल को पकड़ा हुआ है और जस्ट छोड़ा यहां से, तो यहां तक पहुंचने में, यहां तक पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी? इस पार्टिकल को कहां से छोड़ा? वो आपको दिखाई दे रहा है फ्री सरफेस के लेवल से, और कहां तक पहुंचने में? ये जो होल है ना, इस होल के लेवल तक, यहां तक पहुंच गया पार्टिकल अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल कर रहा है, तो यहां तक पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? बताओ भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ कितनी होगी? u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस आएगा सर, प्लस 2gh। u तो 0 है, ड्रॉप किया है, छोड़ा है, कोई घर से बता रहा है, अब बताइए। ठीक बात, कैसे? फ्रॉम यस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax लिखते हो। तो v तो 0, u तो 0 है, और h, x का रोल कौन प्ले कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कौन है? h। तो सही है ना, और a के प्लेस पर कौन है? g। ठीक बात। बस टॉरिसेली ने यही बताया था कि किसी भी कंटेनर की वॉल में जो होल है, उस होल से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड बाहर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड किसके बराबर होगी? एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितना कोई पार्टिकल फ्री सरफेस से ड्रॉप करने पर होल के लेवल तक पहुंचने में अचीव कर लेता है, स्पीड गेन कर लेता है। तो अगर किसी पार्टिकल को आप फ्री सरफेस के लेवल से छोड़ें, वो होल के लेवल तक पहुंचने में कितनी स्पीड अचीव करेगा? इतनी। एग्जैक्टली यही स्पीड क्या होगी? हॉरिजॉन्टली जो बाहर आ रहा है ना होल से फ्लूइड, उसकी स्पीड होगी। हम प्रूव करेंगे ये, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा वो थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू टॉरिसेलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू टॉरिसेलीज थ्योरम, the speed of efflux, the speed of efflux, the speed of efflux is always equal to, is always equal to, equal to the speed of particle, is always equal to
the speed of particle at the level of hole at the level of hole in liquid container at the level of hole in liquid container which freely dropped from level of free surface of liquid, level of free surface of liquid, full stop. तो लर्न तो बाद में करना है, पहले बहुत है ना ठंडे दिमाग से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये है होल और यहां से फ्लूइड जो बाहर आता है उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। प्रीवियस क्लास में यही पढ़ा था, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो ये स्पीड ऑफ ई फ्लक्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो किसके इक्वल होती है? अकॉर्डिंग टू टॉरिसेली, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल at the level of hole in the liquid container which freely dropped from the level of free surface of liquid। तो फ्री सरफेस के लेवल से आपने बॉडी को ड्रॉप किया और वो होल के लेवल तक आने में कितनी स्पीड गेन कर लेती है? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स उसके एग्जैक्टली इक्वल होता है। ये तो थ्योरम है, अब इसको प्रूव करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ, डायग्राम तो बना हुआ है ना। प्रूफ, स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन बनते हैं स्टेट एंड प्रूव टॉरिसेलीज थ्योरम। अब आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है वो देख लेना। मैं तो ऑलमोस्ट है ना, है ये पार्ट शायद। अब हर स्कूल की अलग कहानी है, कुछ लोग टॉपिक करवा रहे हैं, कुछ पार्ट होते हुए भी छुड़वा रहे होंगे, और कुछ बच्चों को ही पता नहीं लगता है कि क्या करवाया क्या नहीं करवाया। ऐसे केस ज्यादा हैं। हाँ, तो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। लिखिए, कंसीडर a liquid of density rho, which filled in a container as shown in figure, which filled in a container as shown in figure, which filled in a container as shown in figure, full stop। तो रो डेंसिटी का एक लिक्विड है, उसको इस कंटेनर में इस तरह से फिल करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इस होल की। ओके, आगे लिखिए, लेट देयर इज अ होल, लेट देयर इज अ होल अब आपने मुझे कह तो दिया था इन दी, बट मुझे एट ज्यादा अच्छा लग रहा है। एट दी वॉल आपने कहा था ना, इन दी वॉल एक दिन कहा था मैंने, आपने कहा इन, फिर कुछ एट, बट एट ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में मुझे। अब आपको भी एट अच्छा लग रहा है। मैं पूछ रहा था ना, उसी दिन बात हो रही थी ना। हाँ, पता लगाया किसी ने? भाई इन तो फीलिंग आ रहा है कुछ अंदर होना चाहिए, बट यहाँ तो वॉल ही है ना अंदर है ना बाहर है, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है एट ज्यादा बेटर है, आपको भी शायद समझ में आएगी बात। तो अब लिखिए जो मैं कह रहा हूं, क्या, let there is a hole at the wall, let there is a hole at the wall of container, at the wall of container which is at h depth from, which is at h depth from the free surface of liquid, which is at h depth
फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो हमने होल की बात बता दी और वो कितनी डेप्थ पर है वो बहुत काम का है, फुल स्टॉप। ओके, अब थोड़ा सा टेक्निकली बात कर लो, पेन को तो रख दो कुछ मोमेंट्स के लिए। देखिए ये चैम्बर ऊपर से ओपन है, तो ऊपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, उन पर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, ठीक है। अब जो नीचे गैस के मॉलिक्यूल्स है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। याद है ना, P इक्वल टू PA प्लस ρgh, गॉस प्रेशर भी ऐड होता जाता है। बट सबसे टॉप पर जो गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ट्रू। ओके, ये जो होल है, होल से जो फ्लूइड जस्ट बाहर आता है वो कहाँ आ जाता है? एटमॉस्फेयर में। जब अंदर था तो प्रेशर होगा, और जब लिक्विड बाहर आ गया, जस्ट बाहर आया है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जो लिक्विड जस्ट बाहर आ जाता है, यहाँ भी एरो लगा देता हूँ, वहां भी कौन से प्रेशर में आ जाता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाता है। चैम्बर में तो ज्यादा प्रेशर था, जैसे ही वो बाहर आता है कौन से प्रेशर में आ जाता है? वो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बाहर आ जाता है। तो दो जगह मैंने आपको प्रेशर बता दिए, यहाँ पर और यहाँ सब जगह बाहर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक और बात, यहां पर लिक्विड की स्पीड कितनी है? 0। यहां पर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है फ्री सरफेस पर, वो तो कोई फास्ट मोशन नहीं कर रहे इधर उधर। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर स्पीड क्या है? 0। मैं यहाँ कह देता हूं लेट P1 V1। यहाँ पर जो लिक्विड की स्पीड है वो क्या है? V, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। लेट इसको मैं V नहीं कह के V डैश कह देता हूँ, V डैश 0। तो फ्री सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं कर रहे, है ना, तो नेग्लिजिबल स्पीड होगी v डैश इक्वल टू 0। नेग्लिजिबल स्पीड इसलिए कह रहा हूं, जब इस नैरो होल से फ्लूइड बाहर आएगा तो लिक्विड सरफेस धीरे धीरे नीचे आएगा, विच चैम्बर खाली होगा ना, बट वो स्पीड नेग्लिजिबल है। किसके रेस्पेक्ट में? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ नेग्लिजिबल स्पीड होती है नियरली इक्वल टू 0। ये स्पीड तो हमें पता लगानी है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ओके, एक और बात, प्रेशर, प्रेशर तो हो गया, स्पीड हो गया। एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रू। अगर यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी रो जी, दिस इज कैपिटल H, सो दिस इज कैपिटल H माइनस H। थोड़ा बताइए, यहां से लेकर ग्राउंड से लिक्विड सरफेस की हाइट H है, और लिक्विड के फ्री सरफेस से होल कितना डेप्थ पर है? H डेप्थ पर है। तो होल की ग्राउंड से हाइट कितनी है? कोई कैपिटल दिक्कत ही H नहीं है, माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो फ्री सरफेस पर, टॉप सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी अगर रो जी कैपिटल H लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम रो जी कैपिटल H, तो होल के यहाँ जो लिक्विड है, होल के यहाँ पर जो लिक्विड बाहर आ रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? रो जी H माइनस स्मॉल h, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम रो जी H लिखते हैं ना। तो जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी H प्लस P इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज आप देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम में, तो इसको देखें तो ये एनर्जी यहाँ पर नेग्लिजिबल है 0, बट यहाँ पर है। ओके, इस एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम है, ठीक है। प्रेशर की बात करें तो ये वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो P सेम होगा ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो भी एयर के कांटेक्ट में है उन पर कितना प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PA। ओके, तो इस इक्वेशन को हम यूज लेंगे कहां पर? एट द सरफेस ऑफ लिक्विड चैम्बर, एट द होल, एट द होल पर और सरफेस पर यूज लेंगे और इक्वल करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू बर्नौली। टोटल एनर्जी सेम रहती है ना, तो यहाँ पर लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी, यहाँ पर लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी इक्वेट करेंगे और प्रूव कर देंगे क्या कि V इक्वल टू क्या होता है? 2GH। और यही तो प्रूव करना है, देखते हैं। तो लिखिए
According to Bernoulli's principle, according to Bernoulli's principle, total energy of unit volume, total energy of unit volume of the liquid, total energy of unit volume of the liquid at the free surface, at the free surface and at the hole, at the free surface and at the hole will be same, will be same, that is will be same, that is। तो देखिए फ्री सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम के लिए टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ रो वी डैश स्क्वायर, मैंने यहां कहीं वी डैश 0 लिखा है ना, बाद में 0 कर देंगे, प्लस रो जी कैपिटल एच प्लस पी ए। तो ये जो LHS है, कि LHS क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑफ लिक्विड एट दी फ्री सरफेस। अब राइट साइड में इक्वल करके राइट साइड में लिखें, होल के वहां जो लिक्विड है उसकी टोटल एनर्जी, तो क्या होगा, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच प्लस पी ए, है ना, चलिए एक लाइन में कर देते हैं, प्लस पी ए। ठीक बात, तो बर्नौली प्रिंसिपल दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, फ्री सरफेस पर भी और ये होल के वहां पर, जस्ट जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसके लिए। अब डिफरेंस किसका है, तो हम कहेंगे बिकॉज रो जी एच प्लस पी ए, कौन सी टर्म दिखाई नहीं दे रही है, ये वाली, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं कर दूंगा, बिकॉज वी डैश इक्वल टू 0, लिक्विड के फ्री सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं कर रहे, इसलिए तो वो टर्म गायब। यहाँ पर RHS देखें तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस, ये एक और चेंज मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दें, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी एच। तो ध्यान दें, पीए से पीए कैंसिल हो रहा है ना, तो पीए से पीए कैंसिल, और एक ये टर्म 0, तो LHS में तो एक ही बची, रो जी कैपिटल एच। और यहां पर देखें इस टर्म को, यहाँ रो जी को स्मॉल ब्रैकेट में प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो दो टर्म बन गई, रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच। तो पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल किया, बिकॉज वी डैश 0 है, तो यहाँ ये दो टर्म दिखाई नहीं देगी, एक टर्म ही दिखाई देगी। यहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर एज इट इज, और ये जो अंडरलाइन वाली टर्म है प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है, ये देखिए हो सकता है ना, रो जी कैपिटल एच। अब हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच। ठीक बात, ट्रांसफर करने पर नेगेटिव टर्म ट्रांसफर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, और साइड तो चेंज कर ही सकते हैं, अगर x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स तो आप कभी भी लिख सकते हैं। तो मैंने हाफ रो वी स्क्वायर को LHS में लिखा है, ओके, रो से रो कैंसिल, सो वी स्क्वायर इक्वल टू 2GH। अब तो आपको भी दिख गया, v इक्वल टू रूट 2GH। तो मैंने आपको सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 बताया था, अगर किसी पार्टिकल को यहां से ड्रॉप करें तो यहां तक कितनी स्पीड गेन कर लेता है, इतनी ही तो गेन कर लेता है, टॉरिसेली भी यही कह रहा है। और यहाँ पर हमने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड थोड़ी यूज लिया है, यहाँ तो हमने इस v को क्या कहा है, लिक्विड की स्पीड कहां पर, होल पर, होल से जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो इस v स्पीड से बाहर आ रहा है, तो ये v स्पीड किसके इक्वल आ रही है, रूट 2GH।
और ये √2gh हमें क्या बता रहा है, ये इस तरह से स्पीड है कि किसी पार्टिकल को यहाँ से छोड़ें और वो यहाँ तक, है ना, फ्री फॉल करने में कितनी स्पीड अचीव कर लेता है, गेन कर लेता है, बिल्कुल उसके इक्वल आ रही है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है टॉरिसेली का और बर्नौली प्रिंसिपल यूज लेकर उसको प्रूव करना है। और बर्नौली प्रिंसिपल मतलब फ्री सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी यूनिट वॉल्यूम के लिए, होल से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है, उसके यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी। दोनों ही लिक्विड एयर के कांटेक्ट में है, इसलिए पीए पीए कैंसिल हो जाएंगे। फ्री सरफेस के वहां लिक्विड मॉलिक्यूल्स की स्पीड v डैश 0 है। बस जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं, रो जी कैपिटल एच से रो जी कैपिटल एच कैंसिल, ट्रांसफर किया, रो कैंसिल किया, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v इक्वल टू √2gh। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे पहला स्टेप, ठीक बात। नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं आप और मुझे बता दो टॉपिक है या नहीं है। वेंचुरी मीटर, क्यों नहीं है? वेंचुरी मीटर हटा दिया क्या? वेंचुरी फ्लो मीटर हटा दिया? तो इतना अच्छा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ही हटा दिया, तो बड़ा दुख हो रहा है सुन के। भाई सही बताओ। नहीं पढ़ाया नहीं वो अलग बात होती है। अच्छा टॉरिसेली वाला करवाया, उसके बाद चैप्टर में सब कुछ डिलीट है, सरफेस टेंशन और ये वो। विस्कोसिटी तो मैंने भी आपको करवा दिया, सरफेस टेंशन है। चलिए तो हेडिंग लिखिए फिर, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। हेडिंग लिखा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। क्या होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स? तो हम कहते हैं आइदर गैस और लिक्विड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, तो लिखिए इट इज an attraction force, it is an attraction force between any two molecules of substance, between any two molecules, between any two molecules of substance, full stop। तो सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। हाँ, मॉलिक्यूल्स लाइक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, अनलाइक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लाइक मॉलिक्यूल्स मतलब एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जनरल है। अब इसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है अधेसिव फोर्स। कोहेसिव, अधेसिव। तो पहले हम बात कर लेते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, लिख लीजिए। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। उसमें फर्स्ट टाइप आप लिख दें कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, तो क्या होता है कोहेसिव फोर्स? अभी अभी आपको कह रहा था लाइक मॉलिक्यूल्स हो या अनलाइक मॉलिक्यूल्स हो, अट्रैक्शन तो होता है, बट अगर एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं, मतलब लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। तो लिखिए द इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, डेफिनेशन लिख रहे हैं कोहेसिव फोर्स की। द इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स between two molecules of between two molecules of a substance
अ सब्सटेंस, ये अ सब्सटेंस मतलब समझ गए ना, एक ही सब्सटेंस के, इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जैसे वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मरकरी मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ओके। सेकंड लिखिए अधेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, ये डीएच लिखें क्या? यस सर। है ना? हाँ, तो यहाँ पर आप भी सही कर लेना। ओके, तो ये अधेसिव वर्ड कहीं सुना है आपने पहले? कहाँ पे? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो फेविकॉल आप कहते हो ना, फेविकॉल एक्चुअल में क्या है? अधेसिव। फेविकॉल तो कंपनी है, फेविकॉल एक्चुअल में क्या है? अधेसिव। जिससे वाटर बॉटल्स आती है, ब्रिस्लरी, किंडली और पता नहीं कौन कौन सी, बट ये तो कंपनी है, अंदर क्या है? वाटर। तो वाटर ही तो मेन सब्सटेंस है। तो ग्लू जो होता है, दो डिफरेंट बॉडीज को, है ना, एक तरह से चिपकाने वाला, ज्वाइंट करने वाला, वो ग्लू क्या होता है? वो अधेसिव होता है। और उसकी कंपनीज बहुत सारी है, बट इतनी मार्केटिंग कर दी, इतनी मार्केटिंग कर दी कि अधेसिव तो कोई बोलता ही नहीं है, सब क्या बोलते हैं? फेविकॉल। समझ गए? खैर, लिखिए अधेसिव फोर्स के बारे में, और मेरे ख्याल से आप खुद ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डी, स्टार्ट कर दो। डी इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, दी इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स between two molecules of between two molecules of different substance, between two molecules of different substance is called adhesive force, is called adhesive force, is called adhesive force। तो वो जो ग्लू होता है अधेसिव, एक मॉलिक्यूल तो उसका होता है और दूसरा मॉलिक्यूल होता है जिसको ज्वाइंट करना है उसका। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी तो ज्वाइंट होंगे। तो टेक्निकल जो नेम है वो अधेसिव है, कंपनी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब एक लास्ट डेफिनेशन, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। आपने सुना होगा स्कूल्स में सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो लिक्विड का जो सबसे टॉप मोस्ट सरफेस होता है, फ्री सरफेस, वो सरफेस थोड़ा टेंशन में होता है। वो टेंशन में क्यों होता है? उसके पीछे बहुत एक अच्छी सी कहानी है। अगर जल्दीबाजी नहीं है 2-3 मिनट तो देखो, 5 मिनट से भी ज्यादा होगा शायद, 5 मिनट्स तो मान लेते हैं। तो देखिए बात को समझते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसकी रेंज होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की रेंज होती है कितनी? 10⁻⁹ मीटर, वेरी वेरी स्मॉल। जो एटम का साइज होता है ना, एटम के साइज से 10 टाइम ज्यादा है ये। एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, एटम का साइज होता है, उससे 10 मीटर 10 टाइम्स ज्यादा है ये। तो मॉलिक्यूलर रेंज इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज। तो अगर यहाँ पर लेट ये कोई मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल दिखाऊं मैं, है ना, स्फेरिकल माना जाता है मॉलिक्यूल्स को। इस मॉलिक्यूल से चारों तरफ कितना डिस्टेंस पर? 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस पर मॉलिक्यूलर रेंज है। अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। डिस्टेंस ज्यादा है, किससे ज्यादा है? मॉलिक्यूलर रेंज से ज्यादा है। लेट मॉलिक्यूलर रेंज के लिए हम सिंबल कह देते हैं आर। तो अगर इस मॉलिक्यूल के सेंटर से मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल रेडियस का एक स्फीयर बना दें, और ये मॉलिक्यूल अब मैं यहां दिखा दूं, अब ये मॉलिक्यूल कहां आ गया? दूसरा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूलर रेंज के अंदर आ गया। 100% इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। बट एक कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? डिस्टेंस
इससे कम होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा है कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, अगर डिस्टेंस इतनी है इससे कम है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब इस बात के बाद हम इस सरफेस की बात करते हैं। देखिए तो लिक्विड के सरफेस पर क्या होता है और अंदर क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखना है। अगर ये मॉलिक्यूल है वाटर का, वाटर के इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल पर कोहेसिव फोर्स सभी डायरेक्शन में इक्वल है। कोहेसिव ही कहूंगा ना, वाटर 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 एक जैसे हैं मॉलिक्यूल्स, तो कोहेसिव फोर्स होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कौन सा वाला, कोहेसिव वाला, ठीक है। तो इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट सभी डायरेक्शन में फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा इस मॉलिक्यूल के लिए, नेट कोहेसिव फोर्स 0 होगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में फोर्स है, कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन वाली। बट जो लिक्विड के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, तो उस वाटर मॉलिक्यूल के अबाउट में वो स्फीयर बना दूं r रेडियस का, ठीक है। इस स्फीयर में नीचे तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर है क्या, ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर थोड़े से एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, डेंसिटी बहुत कम होती है एयर की, ठीक है। तो यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर वाले ऊपर वाले टॉप वाले मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचेंगे और सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर नेट फोर्स नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो लिक्विड के फ्री सरफेस पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेंशन में क्यों होते हैं, बिकॉज उन पर कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है और वो अंदर जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते हैं, अगर वो नीचे चला जाएगा तो ऊपर कोई ना कोई तो रहेगा। ऑलवेज फ्री सरफेस पर कोई ना कोई गैस का मॉलिक्यूल तो होता ही है, अगर नहीं हो तो फिर आपको दिख क्या रहा है, होता ही है ना। तो उन पर नेट अट्रैक्शन फोर्स अंदर की तरफ होता है। पहली बात, अगर हम इस कंटेनर को ऊपर से देखें तो एक सरफेस दिखेगा, मान लो एक सरफेस को मैं ऊपर से देख रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा, आपको कब दिखेगा, जब मैं यहां से दिखाऊं। लेट ये फ्री सरफेस है, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी, आप भी उसको देख पा रहे हैं शायद। तो एक वर्चुअल लाइन, भाई वाटर पर या लिक्विड पर तो कोई लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते, बट इमेजिन तो कर सकते हैं। लेट 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, इस पूरी लाइन पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और हर मॉलिक्यूल नेट कोहेसिव फोर्स अंदर की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस लाइन पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब पर टोटल फोर्स कौन सा, कोहेसिव, टोटल कोहेसिव फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन is called surface tension, surface tension। तो लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड बाय द नेट कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ which drawn at the liquid surface, which drawn at the free surface of liquid, liquid के free surface पर जो लेंथ एज्यूम की है हमने उसकी यूनिट लेंथ पर जो फोर्स है वही क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ज्यादा होता है अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मरकरी, मरकरी में कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होता है। कोहेसिव समझ गए ना, लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। और मरकरी के कंपैरिजन में वाटर ले लें तो वाटर में थोड़ा कम होता है। वाटर के अंदर डिटर्जेंट मिला दें, डिटर्जेंट डिसॉल्व कर दे तो उसका सरफेस टेंशन और कम हो जाता है, और वो जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनके फाइन जो होल्स होते हैं वो बहुत अंदर तक चला जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है इससे। तो ये भी आगे की कहानी बताएंगे आपको। जो चैप्टर का टर्न आया है उसमें आपको कहाँ से ध्यान रखना है, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, देन टाइप्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स में कोहेसिव लाइक मॉलिक्यूल्स में, अडहेसिव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई, रेंज, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की रेंज क्या है, कॉपी के टॉप पर लिख देना, रेंज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स 10⁻⁻⁹ मीटर।
फ्री सरफेस है ना, लिक्विड के फ्री सरफेस से कितना डेप्थ तक, 10⁻³ मीटर डेप्थ तक लिक्विड लेयर होती है। उस लिक्विड लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब नेट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, बट इस लिक्विड लेयर के नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर नेट फोर्स 0 होता है। तो इस लिक्विड लेयर की थिकनेस कितनी बता रहा हूं मैं, 10⁻⁹ मीटर। और इस लिक्विड लेयर के नीचे वाले गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन में होते हैं, और इस लिक्विड लेयर में और इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, इस कंडीशन में। नेट फोर्स कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो दे दिया आपको। कल हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन से, सरफेस टेंशन। थैंक यू भाई। आज तो मॉर्निंग वाली क्लास हो नहीं पाई थी, कल जरूर होगी।